वॉर विद द मराठास। अब यहाँ पे कंपनी की लड़ाई मराठाओं से भी हो जाती है। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो साउथ टू कव एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी के अंत से, कब मतलब काबू में करना, इवेंचुअली यानी कि फाइनली या अंततः या अंत में, डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म करना। तो 18th सेंचुरी के अंत से जो कंपनी थी वे मराठाओं की पावर को काबू में करने और उसको खत्म करने के बारे में भी सोचने लगी। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। शैटर मतलब टूट जाना। यानी कि 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उसमें मराठाओं की हार हो जाती। मराठा लोग जो थे वो बुरी तरीके से हार जाते हैं। तब उसके बाद क्या था, जो मराठाओं का ड्रीम था, जो उनका सपना था कि वे दिल्ली से पूरे देश पे राज्य करेंगे, वो टूट के बिखर जाता है। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ्स। एक चीज और देखा अभी हमने 1792 में क्या हुआ था कि यही कंपनी जब टीपू सुल्तान को और हैदर अली को नहीं हरा पा रही थी, मराठा को अपने साथ में लिया था। इनका यही था कि फूट डालो राज करो। तो एक के साथ होते थे, दूसरे पे अटैक करते थे, फिर जो साथ में रहता था उसको भी खत्म कर देते थे। अब सोचो, मराठा इनके साथ में थे, कंपनी की मराठा लोग जो थे वो उनके साथ में थे। अब उन्होंने, किसने, कंपनी वालों ने इनको भी खत्म कर दिया, मराठाओं को भी, इनको भी हरा दिया। दे वर डिवाइडेड टू मनी स्टेट। अब जो है कि ये बहुत कई सारे मतलब बहुत सारी स्टेट में डिवाइड हो गए अंडर डिफरेंट चीफ। तो सारे स्टेट जो थे डिफरेंट चीफ के अंडर में थे। इनको सरदार बोलते थे। बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। तो इन जो चीफ थे वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दी चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा। तो ये जो सारे चीफ थे, कौन, जो ये वाले थे, यानी कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, ये सारे के सारे एक कॉन्फेडरेसी में एक साथ थे। कॉन्फेडरेसी क्या होता है? एक अलायंस। ठीक है, अलायंस यानी एक अलायंस के मेंबर थे जो कि एक पेशवा के अंतर्गत आता था। पेशवा मीन्स प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। यानी कि ये सारे सरदार जो थे, ये सारे के सारे पेशवा के अंतर्गत एक अलायंस के मेंबर थे। अलायंस यानी कि कॉन्फेडरेसी के मेंबर थे। और पेशवा इस कॉन्फेडरेसी का क्या था, का मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। ठीक है, जो कि पुणे में रहता था। Mahatji Scindia and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. Statesman मतलब होता है राजनीतिज्ञ। लेट 18th सेंचुरी यानी कि 18th सेंचुरी के अंत में। ठीक है, तो महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18th सेंचुरी के आखिर के दो बहुत ही फेमस मराठा सोल्जर, या बोल सकते हो आप योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, यानी कि स्टेट्समैन थे। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। सबड्यूड का मतलब होता है हारना या घुटने टेक देना। तो मराठा लोग जो थे, एक बहुत लंबी वार होती है इनकी, मतलब कि कंपनी के साथ कई सारे वार ये लोग लड़ते हैं, कई युद्ध होता है जिसमें क्या घुटने टेक देते हैं कंपनी के सामने। इन द फर्स्ट वार दैट इंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो पहला वार जो कि कब खत्म हुआ था? 1782 में। तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी सालबाई। देयर वाज नो क्लियर विक्टर। तो 1782 वाले वार में कोई एक क्लियर विक्टर नहीं था, मतलब किसी की जीत नहीं हुई थी। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो कि 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया, वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट। डिफरेंट फ्रंट का मतलब एक मान लो एक बाउंड्री लाइन है कोई, मतलब यहाँ पे भी लड़ा गया, यहाँ पे भी लड़ा गया, यहाँ पे लड़ा गया। ठीक है, तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार था जो कि 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया, वो डिफरेंट फ्रंट पे लड़ा गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों, जो ब्रिटिश थे ओडिशा गेन कर लेते हैं, यानी ओडिशा उनको उनके अंडर में आ जाता है ओडिशा, और यमुना रिवर के नॉर्थ वाला एरिया इंक्लूडिंग आगरा और दिल्ली भी उनके कब्जे में आ जाता है। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1870 टू 1819 क्रस्ट मराठा पावर। अंततः यानी फाइनली क्या हुआ कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, तीसरा जो एंग्लो मराठा वार हुआ जो कि 1817 से 1819 के बीच में लड़ा गया, उसने उस वार में मराठा की पावर जो एकदम क्रश हो गई, मतलब कि कंपनी ने इनके पावर को कुचल दिया, खत्म कर दिया। द पेशवा वाज रिमूव्ड। पेशवा को रिमूव कर दिया गया एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर। और कानपुर के नियर बिठूर है, वहां पे इनको भेज दिया गया विद ए पेंशन। पेंशन के साथ द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्या। अब जो विंध्या रेंज थी, तो विंध्या के साउथ में जो टेरिटरी था उस पर पूरा कंट्रोल किसका आ गया था? कंपनी का आ गया था। ठीक है, द क्लेम टू पैरामाउंट सी। क्लेम मतलब दावा करना, पैरामाउंट सी मतलब सर्वोच्चता। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब
19th सेंचुरी के जो 19th सेंचुरी था उसके स्टार्टिंग से द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। परस्यूड मतलब अपनाना। तो ऊपर के एग्जांपल से ऊपर का जो उदाहरण था हमने उससे देखा कि जो फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से कंपनी ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन का एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल था कब से कब तक 1813 टू 1823। ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। A new policy of paramount was initiated। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना। ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के जब लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था तब एक नया पॉलिसी उसने लाया। उसने एक नया पॉलिसी इनिशिएट किया जिसको बोलते थे पैरामाउंट। उसका मतलब क्या था कि अभी आगे देखते हैं। और हाँ, लार्ज जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था वो 1813 से 1823 के बीच में गवर्नर जनरल था। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। तो जो पैरामाउंसी का मतलब था कि कंपनी अब क्लेम कर रही थी, दावा कर रही थी कि इसकी जो अथॉरिटी है वो पैरामाउंट है या सुप्रीम है, मतलब इसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा, इसकी पावर जो है सबसे ज्यादा सर्वोच्च है। हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। इसलिए इसका पावर जो है इंडियन स्टेट से ज्यादा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। इसलिए इसके हितों की, कंपनी के हितों की रक्षा के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास अधिकार है कि यह किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स कर सकती है या उसको एनेक्स करने का, उसको कब्जा करने का जो है कि धमकी दे सकती है। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और जो ये सोच थी पैरामाउंसी वाली, बाद के भी अंग्रेजों की जो ब्रिटिशर्स थे, बाद वाले जो थे, उनकी पॉलिसी में भी दिखाई देती थी। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। लेकिन यह प्रक्रिया जो था, जो यह प्रोसेस था, ये अनचैलेंज नहीं चला। यानी कि ऐसा नहीं कि बस इसी के हिसाब से चल रहा है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका टुडे, कित्तूर जो कि आज के टाइम में कर्नाटका में है, रानी चन्नम्मा took to arms and led an anti-British resistance movement। एग्जाम्पल के लिए, जब ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने कित्तूर का एक स्मॉल छोटा सा स्टेट जब उसको कब्जा करने का या उसको एनेक्स करने के लिए कोशिश किया, तो रानी चिन्नम्मा जो थी उन्होंने हथियार उठा लिया और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट छोड़ी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। शी वाज अरेस्टेड इन 1824। 1824 में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। और 1829 में उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसमें जेल में ही। बट राणा, a पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। बट उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि चिन्नम्मा के जब उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद कित्तूर स्थित संगोली का एक बहुत ही पुअर चौकीदार था जिसका नाम था रायन्ना, उसने यह रेजिस्टेंस जो है कैरी किया। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड। क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट था, सारे लोग अब जो है कि सजग हो गए थे, अवेयर हो गए थे कि कंपनी का जो फंडा है वो क्या है। ठीक है। तो उससे उसको बहुत ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिला, इसलिए उसने इस सपोर्ट से बहुत सारे ब्रिटिश कैंप और रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। बट 1830 में उसको पकड़ लिया जाता है, किसको, चौकीदार को, रहना को। और उसके बाद उसको ब्रिटिशर्स ने उसको हैंगिंग कर दिया, मतलब कि फांसी दे दिया। ठीक है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया। तो 1830 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी अब रशिया के बारे में सोचने लगी। रशिया के बारे में क्या करनी, सोचने लगी, मतलब रशिया से डरने लगी। क्यों? इट इमेजिन, इसने सोचा दैट रशिया माइट एक्सपेंड क्रॉस एशिया, की रशिया हो सकता है कि पूरे एशिया में अपना इन्फ्लुएंस फैला दे एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, और इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से इंटर कर जाएगा। तो ड्राइवन बाय दिस फियर, इस डर की वजह से, दैट ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स डर गए थे। पूरे इस डर के कारण ब्रिटिश ने सोचा कि अब उनको जरूरत है, वे चाहते थे, क्या चाहते थे कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है उस पर कंट्रोल सिक्योर करना चाहते थे। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। तो उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, जो कि 1838 से 1842 के बीच तक चली। ठीक है। एंड इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और इनडायरेक्टली वहां पे कंपनी का रूल जो है कि उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। जो सिंध था वो 1843 में ले लिया गया, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब। अब अगली बारी थी किसकी, पंजाब की। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्प बैक द कंपनी। बट क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह थे, उनकी वजह से कंपनी को सफलता नहीं मिलती है, कंपनी वापस आती है। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, बट जब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम। तो सिख
किंगडम के साथ दो लंबी लड़ाई लड़ी जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि इन 1849 पंजाब वाज अनेक्स्ड। 1849 में पंजाब भी अनेक्स कर लेती है कंपनी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत, लैब्स मतलब विलय। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन occurred अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। यानी कि एनेक्सेशन का जो फाइनल वेव था वो किसके टाइम चली? लॉर्ड डलहौजी के टाइम, जो कि गवर्नर जनरल था। तब से कब तक? 1848 से 1856 के बीच तक। ही डिवाइड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डिवाइड मतलब तैयार करना, प्रिपेयर करना। तो उसने एक पॉलिसी तैयार की जिसको बाद में किसके नाम से जाना जाने लगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अब इस चीज को समझना है यहाँ पे कि फाइनल व्यू ऑफ एनेक्सेशन। अभी देखा हमने कंपनी ने एक अग्रेसिव पॉलिसी यूज कर रही थी, मतलब जो भी किंगडम था, जो भी टेरिटरी थी, उसको हथियाने का, उसको जबरदस्ती कब्जा कर रही थी। बट जो फाइनल व्यू था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम टाइम में ही था। यानी कि इसी के टाइम तक जो एनेक्सेशन चला। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं, यानी जबरन जो कब्जा करते थे। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. अब यह डॉक्ट्रिन कैसा था? इस सिद्धांत के हिसाब से अगर कोई एक इंडियन रूलर बिना किसी मेल हेयर का मतलब होता है कि वारिस, बिना किसी एक मेल वारिस की अगर उसकी डेथ हो जाती है, हिज किंगडम विल वुड लैप्स, उसकी किंगडम जो है लैप्स हो जाएगी। दैट इज, इसका मतलब बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। अब वो कंपनी की टेरिटरी का पार्ट, हिस्सा बन जाएगी। यानी कि अगर आप सपोज करो कोई एक रूलर है ए, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी है, अब उसकी जो टेरिटरी है ए टेरिटरी है उसकी। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था, इससे इसने क्या डिक्लेयर किया? अगर रूलर ए की मृत्यु हो जाती है, इसका कोई बेटा नहीं है, यानी इसका वारिस कोई मेल नहीं है। अगर कोई फीमेल है चलेगी, ठीक है, बट मेल नहीं है, तो जो ए वाली टेरिटरी है वो किसके कब्जे में चली जाएगी? वो कंपनी के टेरिटरी में चली जाएगी, कंपनी के कब्जे में चली जाएगी, ठीक है, यानी कंपनी के टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज अनेक्स्ड। इस प्रकार एक के बाद एक किंगडम जो है अनेक्स किया गया। सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन, यानी सिंपली ये डॉक्ट्रिन अप्लाई कर दिया जाता। जो राजा थे या जो रूलर थे, ना चाहते हुए भी अपनी जो टेरिटरी थी या जो किंगडम था उसको देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उस टाइम तक जो कंपनी थी बहुत ज्यादा हावी, मतलब कि हावी हो चुकी थी, ठीक है। तो कोई वार नहीं होता, सिंपली दे दिया जाता था। सतारा 1848 में जाता है, संबलपुर जाता है 1850 में, उदयपुर 1852 में कंपनी का हिस्सा बन जाता है, और नागपुर 1853 में, और झांसी जाके 1854 में बन जाता है। किसका हिस्सा? कंपनी का हिस्सा बन जाता है, कंपनी के टेरिटरी का हिस्सा बन जाता है। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। तो फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध को भी ले लिया, अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट। इस टाइम ब्रिटिश ने एक आर्गुमेंट किया था। आर्गुमेंट किया था मतलब एक नया आर्गुमेंट दिया। क्या? कि दे सेड दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, कि वे टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। मिस गवर्नमेंट माने कि कुशासन, इसका मतलब होता है कि कुशासन। ऑब्लाइज बाय ड्यूटी मतलब कि कर्तव्य से बंधना, ठीक है। तो अब की बार जो उन्होंने एक एडेड आर्गुमेंट दिया था, जो नया उन्होंने आर्गुमेंट दिया था कंपनी ने, उसने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि अवध की जो जनता है, जो अवध की सब्जेक्ट है, उनको नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए वे क्या है? कर्तव्य से बंधे हुए हैं, ठीक है। इसलिए अवध पर कब्जा करना जो है उनकी क्या है? मजबूरी है। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. Enraged मतलब खफा होना या गुस्सा होना, humiliating मतलब अपमानजनक, डिपोज्ड मतलब हटाना, रिवोल्ट का मतलब होता है कि विद्रोह। यानी कि जो अवध की जनता थी ना, वो जो है कि इनको बहुत ज्यादा पसंद करती, जो अवध के जो नवाब थे उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया है, उसे देख कर उन्होंने क्या किया? गुस्से में वे लोग आग बबूले हो गए, और एक रिवोल्ट जो है कि ब्रोक आउट होती है। कब? 1857 में, ठीक है। यानी कि इसके पहले भी वो 1857 की जो क्रांति थी, जो रिवॉल्ट था, उसमें ज्वाइन नहीं किए थे, वो लोग ज्वाइन नहीं हुए थे। बट उन्होंने देखा कि उनके नवाब को जब इतना अपमानजनक तरीके से उनकी गद्दी से हटाया जाता है, इससे वो लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं। और जो अवध के लोग थे, वे जो ग्रेट रिवॉल्ट जो कि 1857 में ब्रोक आउट हुई थी, यानी कि जो 1857 में रिवॉल्ट हुई थी, उस रिवॉल्ट में हिस्सा ले लेते हैं, उस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे है कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। जो एक्सपेंशन है ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर का, यानी कि जैसे अभी देखेंगे, ये है 1797 में
एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल, एरिया नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, यानी जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये वह एरिया है जो कि ब्रिटिश के रूल के अंडर में था, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर में था। ये था, ये सब क्या है, ब्रिटिश के अंडर में है, बाकी ये सब अभी ब्रिटिश के अंडर में नहीं है। ठीक है, फिर 1840 में ब्रिटिशर्स जो थे इतना ज्यादा फैल गए, देखो उनकी पॉलिसी किस हिसाब से एनेक्सेशन कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आता 1857 तक, ये तो पूरे पूरे एकदम पूरा फैल चुके थे, देख रहे हैं? पूरा का पूरा वो लोग क्या करते किए थे, एकदम फैल चुके थे। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नए एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करना। वारेन हेस्टिंग्स was one of the many important figures who played a significant role in expansion of company power। तो वारेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल था, कब से कब तक, 1773 से 1785 तक, वह उन इम्पोर्टेंट फिगर में से एक था जिन्होंने कंपनी के पावर को एक्सपैंड करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras। बाई हिज टाइम मतलब उसके टाइम तक, वैरेन हेस्टिंग के आते आते उसके टाइम तक जो कंपनी थी वह केवल बॉम्बे पे ही उसका कब्जा नहीं हुआ था, बट उसने सॉरी बंगाल तक केवल कब्जा नहीं था, बट उसने बॉम्बे और मद्रास पे भी अपना कब्जा कर लिया था। बाई हिज टाइम यानी कि उसके समय तक, किसके समय तक, वैरेन हेस्टिंग के समय तक, यानी जो वैरेन हेस्टिंग कौन था, जो कि गवर्नर जनरल था 1773 टू 1785 तक। ठीक है, तो इसके टाइम तक जो कंपनी थी उसने अपना पावर जो है कि केवल बंगाल को ही नहीं एक्वायर किया था, बल्कि बॉम्बे और मद्रास को भी एक्वायर कर लिया था। ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी। तो नॉर्मली जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी वो ब्रॉडली किस में डिवाइड थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड थी, जिसको कि प्रेसिडेंसी बोला जाता था। देयर वर थ्री प्रेसिडेंसी, तो उस टाइम तीन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर। तो ये तीन की तीनों जो प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, एक एक गवर्नर रूल करता था, यानी बंगाल का अलग होता था, मद्रास का अलग, बॉम्बे का अलग। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। तो इन यहाँ की जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो उसका जो सुप्रीम हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था। वैरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, वैरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है कि इंट्रोड्यूस किए, यानी कि सुधार, एक हिसाब से बोल लो ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार, यानी कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और था, उसे लगा ये चीज यहाँ पे सही नहीं है, तो एक दूसरा सिस्टम लाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बोलते हैं, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव के फील्ड में। ठीक है, नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस, ज्यादा करके वो किसमें, जस्टिस के क्षेत्र में। फ्रॉम 1772 a न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड। तो 1772 से जस्टिस का एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश होता है। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट्स। तो हर जो डिस्ट्रिक्ट था, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट होंगे, अ क्रिमिनल कोर्ट जिसको कि फौजदारी अदालत बोलते थे, एंड अ सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोलते थे। ठीक है, यानी कि हर 1772 से जस्टिस का एक नया सिस्टम आता है, स्टैब्लिश होता है कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होंगी उसमें दो कोर्ट होंगे, एक क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत बोलते थे और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत बोलते थे। Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collector who presided over civil courts। तो जो सिविल कोर्ट होता था उसको कौन प्रिसाइड करता था, उसको यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रिसाइड करता था। और हाँ, इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना। तो जो मौलवीज होते थे और हिंदू पंडित होते थे, वे क्या करते थे, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो इंडियन लॉ था उसको, उसके बारे में उसको अच्छे से व्याख्या करके समझाते थे, बताते थे। ठीक है, द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर अ काजी। जो क्रिमिनल कोर्ट था, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट किसके अंडर में था, अभी वो काजी के कोर्ट में था। काजी कौन होता था, एक जज होता था। A mufti a mufti but under the supervision of the collectors। मुफ्ती क्या होता है, a jurist of the Muslim community responsible for expounding the law that the Qazi would administer। The criminal court were still under the Qazi and a mufti but under the supervision of the collector। काजी क्या होते थे, काजी होते थे एक जज को बोलते थे। मुफ्ती a jurist of the Muslim community, ये मुस्लिम कम्युनिटी के एक jurist होते थे, responsible for expounding the law that the Qazi would administer। एक्सपाउंड करना, एक्सपाउंडिंग का मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है, तो मुफ्ती क्या होता है, मुफ्ती जो है कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक जुरिस्ट होता था, जो कि कानून को या कानून की क्या करता था, व्याख्या करता था। ठीक है, और काजी इस व्याख्या के आधार पर क्या करता था, फैसले सुनाता था, एडमिनिस्टर करता था। ठीक है,
A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different school of धर्मशास्त्र। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। तो उस टाइम एक मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो ब्राह्मण पंडित हुआ करते थे वे धर्मशास्त्र के हिसाब से क्या करते थे कि लोकल लॉ का डिफरेंट व्याख्या करते थे। ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। तो कंपनी ने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में क्या किया, 11 पंडितों को हिंदू लॉ का एक कंपाइल करने के लिए, यानी कि हिंदू लॉ जितना है उसको आप कंपाइल करो। डाइजेस्ट मतलब होता है संग्रह तैयार कर, संग्रह। ठीक है, तो यानी कि 1775 में तो कंपनी ने क्या किया, 11 पंडितों को इकट्ठा किया, उनको बुलाया और बोला कि आप जो है हिंदू लॉ का पूरा एक संकलन तैयार करो। एनबी हालेट ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। जो एनबी हालेट था उसने क्या किया कि इस डाइजेस्ट को, यानी कि जो हिंदू लॉ का संग्रह था, संकलन था, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बाई 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ was also compiled for the benefit of यूरोपियन जजेस। तो 1778 तक यूरोपियन जजेस की बेनिफिट के लिए, जो यूरोपियन जज हुआ करते थे उनके बेनिफिट के लिए एक मुस्लिम लॉ का भी संकलन क्या किया, कंपाइल किया गया। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत एक नए सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील दी सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेटअप एट कलकत्ता। तो एक कोर्ट ऑफ अपील जो कि सदर निजामत अदालत भी सेटअप हुआ कहाँ पे, कलकत्ता में। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। तो दोस्तों उस टाइम जो प्रिंसिपल फिगर था इंडियन डिस्ट्रिक्ट में वो कलेक्टर था, यानी कि सबसे एक हिसाब से सबसे बड़ी जो रैंक होती थी वो कलेक्टर की होती थी। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। जैसा कि उसका टाइटल सजेस्ट कर रहा है कलेक्टर, तो इसका मेन जॉब क्या होता था कि एक रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट करे और डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे। किसकी मदद से, जजेस, पुलिस अफसर और दरोगा की मदद से। हिज ऑफिस द कलेक्टोरेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। जो उसका ऑफिस था किसका, कलेक्टर का, जिसको क्या बोलते थे, कलेक्ट्रेट बोलते थे। तो वह नया सेंटर ऑफ पावर बना। एंड पेट्रोनेज, यानी कि पावर और पेट्रोनेज का नया सेंटर बनता है। दैट स्टेटली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि पहले जो इतना पावर और अथॉरिटी जिसके पास था उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि when Warren Hastings went back to England in 1785, एक्चुअली जब 1785 में जो वैरन हेस्टिंग था, जब वह इंग्लैंड में जब वापस जाता है तो एडमंड बर्के accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal। तो एडमंड बर्के जो था उसको, उसने क्या किया, आरोप लगाया किस पे, वैरन हेस्टिंग पे, कि जो मिस गवर्नमेंट हो रहा है उसका पूरा जिम्मेदार कौन है, वो पर्सनली वैरन हेस्टिंग्स है। दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इससे जो है कि एक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि साथ साथ चलती है किस पे, वैरन हेस्टिंग्स पे। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। इम्पीचमेंट होता क्या है कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ मिसकंडक्ट का आरोप लगाया जाता है, एक्यूज कोई एक्यूज करता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ एक क्या करता है, एक ट्रायल चलता है, एक मुकदमा चलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कि द कंपनी आर्मी। तो हम कंपनी की आर्मी के रूप में, हम कंपनी के बारे में हर चीज देख लिए कि उसकी स्ट्रेटजी क्या कैसे थी। अब कंपनी की आर्मी में कौन कौन थे और कैसे कैसे जो है कि उसकी आर्मी जो है कि मॉडर्न होती है, यानी कि धीरे धीरे चेंज होती है, उसमें डेवलपमेंट या चेंजेस कैसे होते हैं। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखो जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उसने एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म के नए नए आइडियाज तो लाए, बट जो मेन पावर था वो किसके साथ था, मिलिट्री स्ट्रेंथ में था। द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी। कैवलरी मीन्स सवार्स, ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल, यानी कि फुट सोल्जर्स। ठीक है, जो मुगल आर्मी थी, मुगल आर्मी मेनली किसकी कंपोज थी, यानी मुगल आर्मी में मेनली कौन कौन होते थे, कैवलरी होते थे, कैवलरी यानी जो घुड़सवार होते थे, और इन्फेंट्री एंड इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सेना होती थी। तो ये मेनली किस में होते थे, मुगल की आर्मी में होते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी। आर्चरी मतलब होता है कि तीरंदाजी,
एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड्स, और मतलब तलवार। तो उनको मेनली किसकी ट्रेनिंग दी जाती थी? किसको? कैवेलरी को, यानी कि घुड़सवार को, और पैदल सेना को। उनको मेनली तीरंदाजी का और तलवार चलाने का जो है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री। तो होता क्या था, जो कैवेलरी होते थे यानी कि जो घुड़सवार होते थे, उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, यानी कि उनका दबदबा रहता था। इसके कंपैरिजन में जो पैदल सेना होते थे उससे ज्यादा उनका दबदबा रहता था। किसका? कैवेलरी का, यानी जो घुड़सवार होते थे। ठीक है। और मुगल स्टेट जो थे, तो कैवेलरी की वजह से मुगल स्टेट को कभी प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना की जरूरत ही नहीं पड़ी। द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट्स। आर्म पीजेंट्स मतलब हथियार युक्त पीजेंट्स, किसान। जो रूरल एरिया था, यानी कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे आर्म पीजेंट्स थे। एंड द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल विद पैदल सोल्जर। और जो लोकल जमींदार हुआ करते थे, वे जब भी जरूरत पड़ती थी तो मुगल को पैदल सोल्जर प्रोवाइड करते थे। अ चेंज ऑकर्ड इन द 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। रिक्रूट करना मतलब कि भर्ती करना। तो एक चेंज होता है कब? 18th सेंचुरी में, जब मुगल सक्सेसर जैसे कि अवध और बनारस ने क्या किया, जो वहाँ के मुगल थे, उन्होंने रिक्रूट करना स्टार्ट किया पीजेंट्स को अपनी आर्मी में, और उनको प्रोफेशनली सोल्जर के रूप में क्या किया? ट्रेनिंग करने देने लगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट कर रही थी, तो सेम मेथड वो भी यूज करती है, यानी कि आर्म पीजेंट्स को भी भर्ती करती है, विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी, जिसको बाद में किसके नाम से जाना जाने लगा? सिपॉय आर्मी के नाम से, जो कि एंग्लिसाइड वर्जन है किसका? सिपाही का। तो हमने देखा था कि धर्मशास्त्र के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट व्याख्या देते थे। कौन? हिंदू हिंदू पंडित जो होते थे। तो ये धर्मशास्त्र जो होता है संस्कृत टेक्स्ट होता है, जिसमें कि ये प्रिस्क्राइब होता है कि सोशल रूल और कोड ऑफ बिहेवियर प्रिस्क्राइब रहता है, जो कि अब लगभग बीसी यानी कि बिफोर क्रिश्चियन एरा के लगभग 500 साल से भी पहले का कंपोज किया गया था। सवार यानी कि मेन ऑन हॉर्सेज, यानी जो घुड़सवार होते थे। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s, द कैवेलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। अब देखो, अभी तक हमने देखा कि कैवेलरी की जो कैवेलरी यानी कि जो घुड़सवार होते थे, उनका दबदबा रहता था। बोलते हैं ना, एक बार कोई एक ऊपर होता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब देखो, पहले इनका दबदबा था, अभी इनका दबदबा जो है घटने लगा। कि एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज, जैसे जैसे वारफेयर की जो टेक्नोलॉजी चेंज होती गई फ्रॉम द 1820, 1820 के बाद जो कैवेलरी का रिक्वायरमेंट था कंपनी में, कंपनी की आर्मी में, डिक्लाइन हो गया। This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers were armed while muskets and matchlocks। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो फाइट कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, कहाँ में? बर्मा में, अफगानिस्तान में और इजिप्ट में, जहाँ के सोल्जर्स जो थे किसके साथ आर्म थे? उनके हाथ में मस्केट था और मैच लॉक था। मस्केट क्या होता है? एक हैवी गन होता है, जो कि इन्फेंट्री सोल्जर यूज करते हैं, जिसको यानी पैदल सेना। मैच लॉक क्या होता है? एन अर्ली टाइप ऑफ गन था इन विच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय ए मैच, जिसमें एक पाउडर को इग्नाइट किया जाता है मैच के थ्रू। The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirement। क्योंकि जो सोल्जर थे कंपनी के आर्मी की, जो कंपनी थी, उसको आर्मी में जो भी सोल्जर्स थे, उनको उसका क्या एक हिसाब से देखें, उसका केयर करना पड़ता था विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट, यानी कि जैसे जैसे मिलिट्री का रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा था, उस हिसाब से उनको आर्मी रखनी पड़ती थी। ठीक है। एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो, इनका जो इन्फेंट्री रेजिमेंट था, यानी कि जो पैदल सेना थी, उसका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। ठीक है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। हुआ क्या कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, 19th सेंचुरी की शुरुआत में, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन। तो सोल्जर्स को नॉर्मली क्या होता था कि सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग, ड्रिल और डिसिप्लिन रखना पड़ता था। मतलब कि यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाती थी, ड्रिल करना पड़ता था, और डिसिप्लिन उसी हिसाब से रखना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ कि इट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर। अब उनकी जो लाइफ थी वो पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हो चुकी थी। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers। ये प्रॉब्लम इस टाइम भी क्या क्रिएट होती है दोस्तों, कि नॉर्मली क्या होता है, जब वे एक प्रोफेशनल सोल्जर की तैयार करते थे ना, तो उसमें क्या कर कभी कभी वो क्या करते थे, कम्युनिटी और जो कि इसका कास्ट का फीलिंग जो था वो इग्नोर कर देते थे। मतलब कम्युनिटी और कास्ट के बारे में नहीं सोचते थे जब वो प्रोफेशनल सोल्जर की सेना तैयार करते थे।
कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग, क्या कोई कोई इंडिविजुअल इतना इजीली मतलब इतना आसानी से अपना कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को छोड़ सकता है, गिव अप कर सकता है? कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटीज, क्या वे खुद को अपनी कम्युनिटी का मेंबर मानने की बजाय सिर्फ सोल्जर मान सकते थे? व्हाट डिड द सिपाहीज फील, सिपाही जो थे वो क्या फील करते थे, क्या महसूस करते थे? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे वर, यानी कि अपनी लाइफ और अपनी आइडेंटिटी यानी कि वे कौन है, इस बात के सेंस में या एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा, किस तरह उनको जो है कि उसको रिएक्ट किया? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 गिव्स अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाहीज। तो जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, वो हमें सिपाही की यानी कि सिपाहियों की इस दुनिया की एक ग्लिम्स देता है। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। कॉन्क्लूजन, यानी कि इस कॉन्क्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। ठीक है, दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। तो इस प्रकार हमने देखा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक ट्रेडिंग कंपनी से ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी आल्सो एडेड दिस प्रोसेस। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में या स्टार्टिंग के दिनों में यानी कि जो 19वीं शताब्दी थी उसके शुरुआत में जो नई स्टीम टेक्नोलॉजी आती है उससे ये जो प्रोसेस था और ज्यादा तेज हो जाता है। कैसे? क्योंकि टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। तो होता क्या था उस टाइम, इनको इंग्लैंड से इंडिया तक आने में सी के थ्रू मतलब समुद्री रास्ते से होते हुए आने में 6 से 8 महीने का टाइम लगता था। स्टीम शिप रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिली टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। तो स्टीम शिप ने जर्नी एकदम रिड्यूस कर दिया हुआ, यानी कि 6 से 8 महीने के बीच लगने वाला टाइम अब केवल 3 वीक का टाइम लगता था उनको इंग्लैंड से इंडिया में आने के लिए। तो इससे क्या हुआ, ज्यादा ब्रिटिशर्स आ सकते थे और उनकी फैमिली जो है इंडिया जैसी दूर कंट्री में जा सकती थी। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट। तो हुआ क्या कि 1857 तक जो कंपनी थी उसका इंडिया के 63% से भी ज्यादा की टेरिटरी पर और 78% यानी 78% की पॉपुलेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल हो चुका था। इंडियन सब कंटिनेंट के पॉपुलेशन पर कितना, 78% पॉपुलेशन पर और 63% से ज्यादा टेरिटरी पर डायरेक्टली कंट्रोल आ गया था किसका, कंपनी का, 1857 तक। कंबाइन विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और जो है कि जो रिमेनिंग टेरिटरी थी यानी 63% और बाकी जो रिमेनिंग टेरिटरी थी और बाकी जो रिमेनिंग पॉपुलेशन था उस पर इसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडियन राइट्स कंट्रोल। तो वर्चुअली अगर मान ले तो ईस्ट इंडिया के कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके कंट्रोल में पूरा इंडिया था। ठीक है, इल्सवेयर बॉक्स में देखते हैं कि स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। The Dutch trading ships reached southern Africa in the 17th century। जो डच ट्रेडिंग शिप थी वो सदर्न अफ्रीका में पहुंचती है 17वीं शताब्दी में, यानी 17th सेंचुरी में। सून स्लेव ट्रेड बिगेन, और शीघ्र ही क्या होता है, स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो जाता है वहां पे। पीपल वर कैप्चर्ड, चेन एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट। लोगों को कैप्चर कर लिया जाता था, उनको जंजीरों में ऐसे बांध दिया जाता था और स्लेव मार्केट में उनको बेच दिया जाता था। व्हेन स्लेवरी एंडेड इन 1834, जब 1834 में स्लेवरी एंड होती है, देयर वर 36,774 privately owned slaves at the Cape, located at the southern most tip of Africa। तो केप कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप पे। ठीक है, तो जब स्लेवरी इंड होती है 1834 में, उस टाइम 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स थे। A visitor to the Cape in 1824 has left a moving account of what he saw at a slave action। तो एक विजिटर जाते हैं जो कि केप में 1824 में, वह उन्होंने एक अकाउंट दिया है, एक विवरण लिखा है, उन्होंने एक व्याख्या किया है कि क्या उन्होंने स्लेव मार्केट में देखा था, अपनी आंखों देखा, हाल उन्होंने यहाँ पे लिखा है। Having learned that there was to be sale of cattle, farm stock, etc. by auction, we halted our wagon for the purpose of procuring fresh auction। हाल्टेड मतलब कि रोकना, वैगन मतलब कि गाड़ी, और प्रोक्योरिंग मतलब खरीदना, ऑक्शन यानी कि बैल। तो आगे लिखते हैं कि जब हमको पता चला कि यहाँ पे कैटल और फार्म स्टॉक की ऑक्शन लगने वाली है, बोली लगने वाली है, तो हमने अपने वैगन को, अपनी गाड़ी को एक फ्रेश ऑक्शन यानी कि नया बैल खरीदने के लिए रोक दिया। अमंग द स्टॉक वाज अ फीमेल स्लेव एंड हर 3 चिल्ड्रन। तो उसने देखा स्टॉक के यानी जो ऑक्शन का माल था, स्टॉक जो था, उसमें एक फीमेल स्लेव थी और उसके 3 बच्चे थे। द फार्मर्स एग्जामिन देम, जो फार्मर ने उसको एग्जामिन किया, एज इफ दे हैड बीन सो मेनी हेड ऑफ कैटल। ऐसे मतलब उनको ऐसे एग्जामिन किया जैसे कि वो
सच में कैटल हो, जानवरों की जैसा। दे वर सोल्ड सेपरेटली, उनको सेपरेटली बेच दिया गया, एंड टू डिफरेंट परचेजेस, और डिफरेंट परचेजेस को। द टीयर्स, द एंजाइटी, द एंगिस ऑफ द मदर while she cast her tender look upon her children, and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parent contrasted with the marked insensitivity and jocular countenances of the spectators. एंगिश का मतलब होता है कष्ट, क्लंग मतलब चिपकना, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है कि विचलित होना, कॉन्ट्रास्टेड मतलब इसके विपरीत, इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशील, जॉक्यूलर मीन्स हंसना, काउंटेनेंसेस का मतलब होता है कि चेहरा, यहाँ पे चेहरे की बात की गई, ठीक है। स्पेक्टेटर्स यानी कि जो दर्शक थे। आगे वे बोलते हैं कि माँ एंजाइटी, कष्ट और आंसू भरी आंखों से अपने बच्चों की तरफ, अपने चिल्ड्रन की तरफ देखती है। दुखी बच्चे, डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट, यानी कि जो डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट यानी जो बिछड़ रहे थे, उसके पेरेंट क्या थे, उनसे विचलित हो रहे थे। तो दुखी बच्चे भी डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट से चिपक भी जाते हैं। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत यानी कॉन्ट्रास्टेड मीन्स इसके विपरीत जो वहां के दर्शक थे, उनके चेहरे हंसते हुए एवं इनसेंसिटिव लग रहे थे, यानी असंवेदनशील लग रहे थे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।